हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो इस वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन के अंदर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट कर चुके हैं और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और किन किन तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन का भी काम कर सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन एक एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट यूसेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का जो सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग का मेन फोकस रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट यूसेस को लेकर। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा पहला यूज है ये है हु के यूज से रिलेटेड। हु, WHO, हु। तो देखो, हु का यूज, हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज हम करते हैं केवल पर्सन के लिए, जिसका यूज हम करते हैं केवल पर्सन के लिए। और पर्सन भी मतलब कैसा, ध्यान देना, पर्सन भी होने चाहिए आपको सब्जेक्टिव केस में। तो रिलेटिव प्रोनाउन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है। किसके लिए का मतलब कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होता है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन चीजों के लिए यानी कि थिंग्स के लिए यूज होता है, और कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के लिए यूज होता है। तो इसको लेकर के मैंने पहले वीडियो में कंप्लीट चार्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन किसके लिए यूज होता है। तो हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज हम करते हैं पर्सन के लिए। साथ ही साथ आपको केस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है या पॉजिटिव केस में हो रहा है। तो यहां पर ध्यान देना कि हु इज यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, केवल पर्सन के लिए यूज होता है, और वो भी क्या है, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस का मतलब कि इसका जो एंटीसीडेंट होता है उसे सब्जेक्टिव केस में होना पड़ेगा। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ पर दो सेंटेंसेस हमने एग्जाम्पल में लिखा और दोनों सेंटेंस लगभग एक ही जैसे बट थोड़ा सा चेंज है। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, द स्टूडेंट हु परफॉर्म्ड वेल वाज रिवॉर्डेड। अब देखो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु है, और इस हु का हम यूज किसके लिए कर रहे हैं, इसका यूज हम कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट किस में आ जाएगा, पर्सन के कैटेगरी में आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या, सिंगुलर है, स्टूडेंट्स नहीं लिखा हुआ, स्टूडेंट है, मतलब ये सिंगुलर है। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे वो हु हो, चाहे वो दैट हो, चाहे विच हो, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का कोई अपना फिक्स नंबर नहीं होता है। आप उसको सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप उसको प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है ये सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, क्योंकि इसका जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसको रिलेट करता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, यहाँ जो एंटीसीडेंट है ये स्टूडेंट है, और ये किस जगह पे आया, सब्जेक्ट के जगह पे आया, और क्या ये पर्सन है। तो अगर एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा हो और वो उससे किसी पर्सन के बारे में पता चल रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हम हु को यूज करते हैं। द स्टूडेंट हु परफॉर्म्ड वेल वाज रिवॉर्डेड, वह स्टूडेंट जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया उसको रिवार्ड किया गया। अभी देखो सेकंड एग्जांपल, इसी एग्जांपल का प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स लिखा जा रहा है। द स्टूडेंट्स हु परफॉर्म्ड वेल वर रिवार्डेड। तो ये दोनों एग्जांपल मेरा लेने का क्या मकसद है, ये दोनों एग्जांपल लेने का मेरा मकसद ये है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन को सिंगुलर नंबर में भी यूज कर सकते हो, प्लूरल नंबर में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर सिंगुलर नंबर के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर एंटीसीडेंट जो है वो सिंगुलर है, और यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है स्टूडेंट्स ये प्लूरल है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज हम करेंगे पर्सन के लिए, केवल और केवल पर्सन के लिए यूज करेंगे, और वो भी किस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और आप उसका सिंगुलर में यूज कर लो चाहे प्लूरल में यूज कर लो, दोनों में सही है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड यूज पे बात करते हैं। देखो आज के मॉडर्न इंग्लिश में हु जो है ना, हु रिप्लेसेस होम इन इनफॉर्मल इंग्लिश। तो इनफॉर्मल इंग्लिश में जनरली हु क्या करते हैं, होम को रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि हम जहां पर होम का यूज कर रहे हैं ना, जहां पर हम होम का यूज कर रहे हैं, वैसे तो होम का यूज हम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए, यानी पर्सन के लिए, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए जैसे ही का हीम होता है, आई का मी होता है ना, दे का देम होता है। उसी तरीके से
जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है ये तो सब्जेक्टिव है, और हु का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हु का ऑब्जेक्टिव होता है होम होता है। तो यहां पर ध्यान देना है कि होम तो कायदे से क्या है? ऑब्जेक्टिव है और पर्सन के लिए। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर आप होम के जगह पे आप हु लिख सकते हो, जहां पर आप होम के जगह पे हु लिख सकते हो। लेकिन कहां पर ऐसा पॉसिबिलिटी है मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ध्यान देना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है टू होम आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं? टू होम आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं? तो यहां पर देखो, यहां पर जो होम है ना, ये एक मान के चलिए कि आपका प्रोनाउन है, ठीक है। और ये जो यूज कर रहे हैं हम, ये जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये किस तरीके से यूज कर रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव केस में। भाई क्यों ऑब्जेक्टिव केस में? ये क्यों ऑब्जेक्टिव केस में? ये इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद लग रहा है। टू देखो क्या, टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर लगता है तो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन को क्या करना होता है? ऑब्जेक्टिव केस में रखना पड़ता है। तो इस कारण से यहां पर हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में रख रहे हैं, टू होम आर यू टॉकिंग। तो ये हमारा फॉर्मल इंग्लिश है, ये जो है ये फॉर्मल इंग्लिश है, ये फॉर्मल इंग्लिश का एग्जांपल है। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ऐसा चीज भी पॉसिबल है जहां आप, अगर आप ये जो प्रेपोजिशन है, कभी भी आपको ध्यान देना कि अगर इस तरह से WH वर्ड जो है होम जो है, अगर वो शुरू में रहे और किसी प्रीपोजिशन के साथ में रहे, तो ऐसा एक नियम है कि आप इस प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हो। आप चाहो तो इस प्रीपोजिशन को सेंटेंस में लास्ट में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाओगे तो ये जो हुम देख रहे हो ना, इसको फिर हु रखना पड़ेगा, मतलब इसको फिर सब्जेक्टिव केस में रखना पड़ेगा, इसको फिर सब्जेक्टिव केस में रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखिए दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है, दोनों का मीनिंग सेम है। बस हमने क्या किया, सेकंड सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है ना उसको लास्ट में कर दिया। तो जैसे प्रीपोजिशन को लास्ट में किया तो ये जो है होम जो है किस में बदल गया? होम में बदल गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है ना, ये होम को रिप्लेस कर देता है। ये क्या करता है? इसको रिप्लेस कर देता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये इसी केस में होता है जहां पर प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन को लास्ट में भेजेंगे तो आप यहाँ पर होम के जगह पे हु लिखेंगे। जैसे बाय होम वाज दिस पिक्चर ड्रॉन, मतलब किसके द्वारा ये तस्वीर बनाया गया? बाय होम वाज दिस पिक्चर ड्रॉन, किसके द्वारा ये तस्वीर बनाया गया? तो ऐसे भी बोल सकते हैं हु वाज दिस पिक्चर ड्रॉन बाय, हु वाज दिस पिक्चर ड्रॉन बाय, यानी जो प्रीपोजिशन बाय है उसको हम लास्ट में लगा रहे हैं। तो जब लास्ट में लगा रहे हो तो जो शुरू में होम है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो होम में चेंज हो जाएगा। होम जो है वो हु में चेंज हो जाएगा। हु वाज दिस पिक्चर ड्रॉन बाय। तो ये डिपेंड करता है कि प्रीपोजिशन को आप कहाँ रखते हो, शुरू में रखते हो कि लास्ट में रखते हो। अगर शुरू में रखोगे ऑब्जेक्टिव केस में यानी होम रखना पड़ेगा, प्रीपोजिशन को लास्ट में रखोगे तो जो होम है उसको आप हु में चेंज कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, बोला जा रहा है हु जो है, हु इज समटाइम्स यूज्ड इन रेफरिंग टू एनिमल्स। देखो वैसे तो एनिमल्स के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज कर ले, विच का यूज होता है, और दैट का भी कर सकते हैं। अच्छा, दैट तो दोनों जगह चलता है, दैट आपको पर्सन के लिए भी चलता है, थिंग्स के लिए भी चलता है, एनिमल्स के लिए भी चलता है, तो दैट का भी यूज कर सकते हैं। तो एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं? विच या दैट का। क्या एनिमल के लिए हम हु का यूज कर सकते हैं? क्या एनिमल के लिए हम हु का यूज कर सकते हैं? तो यहां पर आंसर है यस। क्या बोला जा रहा है कि हु इज समटाइम्स यूज्ड इन रेफरिंग टू एनिमल्स। तो कभी कभी अगर किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट के जगह पे आप हु लगा सकते हो। लेकिन कब, इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है द डॉग। अब देखो यहां पर एंटीसीडेंट कौन है? डॉग है। डॉग क्या है? डॉग एक एनिमल है। तो डॉग एक एनिमल है, तो एनिमल के लिए तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन या तो विच लगाना चाहिए या तो दैट लगाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लगाया जा रहा है? यहां पर हु लगाया जा रहा है। द डॉग हु वेंट टू स्पेस वाज लाइका। स्पेस में सबसे पहले कौन सा जानवर को भेजा गया था? सबसे पहले एक शायद वो कुतिया थी शायद तो उस डॉग को भेजा गया था, शायद रशिया के द्वारा भेजा गया था वो। तो ये जो डॉग है ना, इसका नाम क्या था? लाइका नाम था, इसका नाम लाइका था। तो यहाँ पर जो डॉग है जो कि एक एनिमल है, इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा रहे हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या हम हु लगा सकते हैं?
भाई बिल्कुल लगा सकते हैं आप एनिमल के लिए भी। वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज हम करते हैं पर्सन्स के लिए, लेकिन आप रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज आप एनिमल के लिए भी कर सकते हो, बशर्ते कि एनिमल से, उस एनिमल के साथ आपका कुछ इमोशनल क्लोजनेस अगर आप बताना चाहते हैं, मतलब आप उस एनिमल के साथ बहुत इमोशनली जुड़ा हुआ है, मतलब एक इंसान की तरह, तो अगर आप एनिमल के साथ अगर आप इमोशनल क्लोजनेस दिखा रहे हैं या फिर उस एनिमल का नाम बता रहे हैं, आपके घर पे जैसे मान के चलिए आपके घर में कोई डॉग है, उसका नाम आपने टॉम रखा है, तो अगर आप डॉग के जगह पे उसे टॉम बोलोगे ना, ठीक है, आई हैव अ डॉग हुज नेम इज टॉम, ठीक है, हु इज वेरी फेथफुल, तो यहां पर हु लगा रहे हैं डॉग के लिए। तो अगर किसी एनिमल का आपने कुछ नाम रखा है इंसानों के जैसा, तो आप उसके जगह पे रिलेटिव प्रोनाउन जब भी उसका जिक्र करेंगे तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आप विच या दैट के जगह पे आप क्या करेंगे, हु का यूज करेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आप उस एनिमल के साथ अगर आप इमोशनल क्लोजनेस दिखाना चाहते हैं, मतलब आप इमोशनली उस एनिमल से अटैच्ड हैं, तो उस जगह पे भी अगर आप एनिमल के साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट ना लगा करके अगर आप हु लगाते हैं तो भी सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। तो यहां पर देखो, यहां पर डॉग को जो है ना एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बात कर रहे हैं कि मतलब एक डॉग जिस तरह से इंसान स्पेस में जाते हैं ना, तो एक डॉग को भेजा गया, तो इस डॉग के साथ कहीं ना कहीं हम एक इमोशनल क्लोजनेस दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा रहे हैं। द डॉग हु वेंट टू स्पेस वाज लाइका। लेकिन हाँ, अगर आप किसी एनिमल का जिक्र अगर आप इन जनरल कर रहे हैं, मतलब एक जनरल स्पीसीज की तरह कोशिश कर रहे हैं बताने की, जैसे कोई भी जानवर का हमने नाम ले लिया, उसके साथ हमारा कोई इमोशनल क्लोजनेस नहीं, बट हम इन जनरल सेंस बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप इस रूल को फॉलो कीजिए जहां पर आपको एनिमल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट लगाना होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, द डॉग, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन या तो विच लगा रहे या तो दैट लगा रहे। द डॉग विच वाज या फिर दैट वाज रेस्क्यूड हैज बीन अडॉप्टेड। अच्छा, वो डॉग जिसको बचाया गया, जिसको रेस्क्यू किया गया, जिसको बचाया गया, उस कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया गया। तो यहां पर देखो डॉग एक एनिमल है और एनिमल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम या तो विच लगा दे रहे हैं या तो हम दैट लगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉग को बस हम एक जनरल स्पीसीज की तरह हम देख रहे हैं, ना कि यहाँ पर हम कोई इमोशनल क्लोजनेस बता रहे हैं, और ना ही यहाँ पर डॉग का कोई नाम रखा गया। तो जनरली जब आप देखिए, जैसे यहाँ पर डॉग का नाम रखा गया लाइका, लाइका नाम रखा गया, तो ये नाम कौन रखेगा भाई? हम इंसान ही रखेंगे। कोई एनिमल खुद से थोड़े नाम रखेगा। कोई एनिमल खुद से अपना नाम रखता है कि मेरा नाम सलमान खान है, उसका नाम कैटरीना कैफ है? खुद से तो नहीं रखता है। तो हम इंसान ही एनिमल का नाम रख देते हैं। क्यों रखते हैं? इमोशनल क्लोजनेस बताने के लिए। तो उस जगह पे आप एनिमल के साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो देखो अगला जो रिलेटिव प्रोनाउन हुज है, ये पजेसिव केस है। ये किस केस में है? इसको पजेसिव केस बोलते हैं। इसको बोलते हैं पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है संबंध बताना या अधिकार बताना, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं किसका। किसका, जैसे मैंने बोला मेरा घर, तो आप बोलेंगे किसका घर? मेरा घर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम संबंध बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, ऑनरशिप बता रहे हैं, मालिकाना हक बता रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पजेसिव केस। तो पजेसिव केस क्या हो गया? हुज हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, द पजेसिव फॉर्म ऑफ हु। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे अगर हमने एक प्रोनाउन लिया आई, तो आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। इसको अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। और इसको अगर हम पजेसिव बनाए तो क्या बन गया? माई बन गया। बात समझ में आ रही है? तो इसी एक ही प्रोनाउन का अलग अलग जो वेरिएंट है, अलग अलग जो फॉर्म है, वो अलग अलग चीज बताने के लिए। ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बताने के लिए, ये देखो आई जो है ये सब्जेक्ट बताने के लिए, मी जो है ये ऑब्जेक्ट बताने के लिए, और आई जो है ये पोजीशन बताने के लिए। पी का मतलब पोजीशन। तो उसी प्रकार यहां पर ध्यान देना है। देखो हु क्या है? हु सब्जेक्टिव केस है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हु का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा होम। हु का ऑब्जेक्टिव केस होम हो जाएगा। और इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा? इसका पजेसिव केस हो जाएगा होज। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के अलग अलग केसेस में उसके फॉर्म क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई? यहां पर समझ में आ गया है ना? ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, यहां क्या बोला जा रहा है? whose, the possessive form of who is used in speaking of persons।
एनिमल्स, एनिमल्स ऑल्सो थिंग्स विदाउट लाइफ। देखो, हालांकि हुज जो है पॉजिटिव केस में ये किससे बना है, हु से निकल करके बना है। किससे निकल करके बना है, ये हु से निकल करके बना है, हु से निकल करके हुज बना है। लेकिन यूसेज में क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि आप हुज का यूज पर्सन के लिए भी कर सकते हो, आप हुज का यूज एनिमल्स के लिए भी कर सकते हो, आप हुज का यूज आप थिंग्स के लिए भी कर सकते हो। थिंग्स विदाउट लाइफ यानी जिसमें लाइफ ना हो, मतलब नॉन लिविंग हो। तो इनके लिए, तीनों के लिए आप यूज कर लो भाई। एनिमल के लिए भी आप हुज का यूज कर लो, आप पर्सन के लिए भी हुज का यूज कर लो, आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हुज का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जैसा देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है दिस इज द क्वेश्चन whose solution has baffled philosophers of all ages। अब देखो ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर, भाई किसका आंसर, जिसका आंसर। जब हम हुज बोलते हैं तो हुज का मतलब होता है जिसका, यानी जिसका बोल करके हम क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर ने कई सारे अलग अलग एजेस के, अलग अलग युग के जो फिलोसोफर है ना, उसको क्या कर दिए, बैफल कर दिए। बैफल का मतलब चकरा देना या घबरा देना, ठीक है। तो यहां पर ये जो हुज का हम यूज कर रहे हैं, इसका एंटीसीडेंट कौन है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किस में आ जाएगा, थिंग्स में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप एनिमल के लिए भी कर सकते हो, है ना। द डॉग हुज टेल, वह कुत्ता जिसका टेल, जिसका पूछ। बात समझ में आ रही है? द डॉग हुज नेम, तो एनिमल के लिए भी आप हुज का यूज कर सकते हो। द पर्सन, द पर्सन whose performance is good will be selected। the person whose performance is good will be selected। वैसा व्यक्ति जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जिसका हम पर्सन के लिए भी यूज कर रहे हैं, भाई थिंग के लिए भी कर रहे हैं, एनिमल के लिए भी हम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं, ध्यान दीजिएगा। अगर विच का, अगर हम पॉजिटिव केस के बारे में बात करें, स्पेशली विच का, तो विच का यूज हम केवल, विच का यूज हम केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। दैट का यूज लिविंग के लिए भी होता है, नॉन लिविंग के लिए भी होता है, लेकिन विच का यूज केवल और केवल नॉन लिविंग के लिए होता है। तो अगर हम इसका, विच का अगर पॉजिटिव केस के बारे में बात करें, तो विच का पॉजिटिव केस में आप हुज लगा दो तो भी चलेगा, और विच के लिए पॉजिटिव केस में आप हुज ना लगा करके आप ऑफ विच भी लगा सकते हैं। तो अगर हम देखो, ये जो हुज है ना, ये बना है किससे, ये बना है हु से बना है, हु का पॉजिटिव केस है, लेकिन यूज हम सबके लिए करते हैं। और स्पेशली अगर हम दैट विच का बात करें, तो विच का पॉजिटिव केस अगर बात किया जाए तो उसका क्या होता है, ऑफ विच होता है। लेकिन यूज आप विच के लिए दोनों का कर सकते हो, आप हुज का भी कर सकते हो, आप ऑफ विच का भी कर सकते हो। ऑफ विच जो है ना, ये ओल्ड यूज का चीज है और ये ज्यादा फॉर्मल होता है, ये ज्यादा फॉर्मल होता है, बस यही फर्क है। बात समझ में आ रही है? तो यहां जो ये चीज लिखा हुआ है कि दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन हैज बैफल्ड फिलोसोफर्स ऑफ ऑल एजेस, तो यहां पर जो हुज का यूज किया जा रहा है, आप हुज के जगह पे आप ऑफ विच का भी यूज कर सकते हो, आप ऑफ विच का भी यूज कर सकते हो। यानी दिस इज द क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ विच, मतलब जिसका सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ विच हैज बैफल्ड फिलोसोफर्स ऑफ ऑल एजेस। बात समझ में आ रही है? दोनों चलेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब हम जानेंगे विच के बारे में। विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं? तो विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। तो विच का यूज हम किसके लिए करते हैं? थिंग्स के लिए करते हैं जिसमें कोई लाइफ नहीं होता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करते हैं। एंड फॉर एनिमल्स, अच्छा एनिमल्स के लिए भी करते हैं, एनिमल्स के लिए भी करते हैं, ठीक है। और इवन अ सेंटेंस, देखो सेंटेंस के लिए भी करते हैं। अगर कोई सेंटेंस हो, अगर एंटीसीडेंट के जगह पे, एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, एंटीसीडेंट हम उसको बोलते हैं जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है। और एंटीसीडेंट आता कहां पर है, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले। तो अगर एंटीसीडेंट वैसे चीज हो जिसमें लाइफ ना हो, आप उसके लिए विच का यूज कर ले। आप विच का यूज एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपका एंटीसीडेंट में अगर कोई सेंटेंस आ रहा है, तो उसको भी डिफाइन करने के लिए हम, उसको भी रिलेट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये यूज है रिलेटिव प्रोनाउन विच का। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल क्या है,
एग्जाम्पल है द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। अब देखो यहाँ पर विच का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पर विच का यूज हम कर रहे हैं मोमेंट के लिए। तो मोमेंट क्या हो गया, मोमेंट थिंग्स में आ गया। मोमेंट किस में आ जाएगा, थिंग्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट कौन है, मोमेंट है, जिसको रिलेट कौन कर रहा है, विच कर रहा है। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, भाई वो क्षण एक बार जब खो गया तो हमेशा के लिए खो गया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से विच का यूज किया जा रहा है, फिर से विच का यूज किया जा रहा है। तो यहां पर जो एंटीसीडेंट है जिसको ये विच रिलेट कर रहा है, ये क्या है, ये एक एनिमल है। तो एनिमल के लिए भी आप रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करते हैं। द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अरब, मतलब मैंने जो घोड़ा अभी अभी खरीदा है ना, वो कैसा घोड़ा है भाई, अरेबियन घोड़ा है वो। उसके बाद देखो क्या है, द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक, द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक विच वॉज नॉट द केस। अब देखो यहां पर जो विच यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसको रिलेट कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, तो इसका एंटीसीडेंट ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। इसका एंटीसीडेंट कौन है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस ही है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही इसका एंटीसीडेंट है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि वो आदमी पिया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था, विच वाज नॉट द केस, मतलब ऐसा नहीं था। तो पहले वाले सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है ना, वो किसको रिलेट कर रहा है, थिंग्स को रिलेट कर रहा है। दूसरे वाले में किसको रिलेट कर रहा है, एनिमल को कर रहा है। और तीसरे वाले में मैंने क्या बोला कि ये सेंटेंस को भी रिलेट करता है, तो पूरा के पूरा सेंटेंस को ये रिलेट कर रहा है। तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन पूरा सेंटेंस को रिलेट करेगा तो वहां पर कॉमा जरूर लगाना, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा जरूर लगाना। ये बात आपको समझ में आ गया। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसमें 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। तो हु का तो मैंने बताया, देखो हु सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम होता है। और इसका पॉसेसिव केस क्या होता है, हुज होता है। इसका पॉसेसिव केस हुज होता है। अगर हम बात करें विच का, तो विच का सब्जेक्टिव केस विच होता है। अच्छा, विच का ऑब्जेक्टिव भी विच होता है। आप सब्जेक्टिव में यूज कर लो चाहे ऑब्जेक्टिव में यूज कर लो, दोनों जगह विच होता है। और इसका पॉसेसिव की बात करें तो इसका पॉसेसिव ओरिजिनली होता क्या है, विच का ऑफ विच होता है, ऑफ विच होता है। लेकिन आज के डेट में आप इसके जगह पे हुज का भी प्रयोग कर लोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रहेगा। अगर दैट की बात करें तो दैट का सब्जेक्टिव केस दैट होता है, दैट का ऑब्जेक्टिव केस भी दैट होता है, और इसका पॉजिटिव केस केवल केवल हुज होता है। क्या होता है, केवल और केवल हुज होता है। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी प्रोनाउन के तीनों केस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी इससे टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज चेक होता है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो कि कौन सब्जेक्टिव है, कौन ऑब्जेक्टिव और कौन पॉजिटिव है, कौन किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट, अब दैट के बारे में बात करते हैं। दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। अब बोल रहा है क्या कि दैट का जो यूज है ना, हम पर्सन के लिए भी करते हैं, थिंग्स के लिए भी करते हैं। यहाँ पर आप एनिमल्स भी लिख दो, यहाँ पर आप एनिमल्स भी लिख दो। तो दैट का यूज सबके लिए होता है, पर्सन के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है, थिंग्स के लिए भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। भाई यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है ये किसके लिए यूज हो रहा है, बॉय के लिए हो रहा है। तो बॉय किस में आ गया, बॉय आ गया पर्सन में। उसके बाद आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गैव मी। भाई मैंने उस घड़ी को खो दिया जो आपने मुझे दिया था। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है ये किसको रिलेट कर रहा है, वॉच को कर रहा है। वॉच किस में आ जाएगा, वॉच थिंग्स में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। आप एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दैट का यूज सबके लिए होता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह पे स्पेशल केसेस है जहां पर हम दैट लगाते हैं। स्पेशल केसेस भी मैं आपको बताता हूँ, आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। हाँ लेकिन सॉरी, तो ध्यान देना। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज हम स्पेशली कहाँ कहाँ करते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है द रिलेटिव प्रोनाउन दैट, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्रेफरेंस ऑफ हु और विच। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं हु या विच के जगह पे।
ठीक है। हु या विच के जगह पे कहने करने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। लेकिन इसके क्या क्या केसेस है, हम कैसे पकड़ेंगे कि कब लगाना है, कब दैट का यूज करना है। तो देखो पहला केस मैं बताता हूं। पहला केस देखो क्या है, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्रीज। तो अगर एंटीसीडेंट के जगह पे सुपरलेटिव डिग्री आया हो, भाई सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं, तो किसी भी एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने एडजेक्टिव वाले वीडियो चैप्टर में मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि कौन सब्जेक्टिव, कौन ऑब्जेक्टिव और कौन पॉजिटिव होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है और बहुत सारे लोग प्लेलिस्ट से सभी चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं, आशा कर रहा हूँ कि आप भी कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा। तो एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री वैसे एडजेक्टिव को बोलते हैं जिसके लास्ट में ई एस टी या एस टी लगा होता है या फिर मोस्ट लगा हुआ था। जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट में क्या लगा हुआ है, एस टी लगा हुआ है, ई एस टी लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने बोला मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट लगा हुआ, तो मोस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है। तो किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का अगर आप यूज करने जा रहे हो और अगर उसके पहले यानी कि एंटीसीडेंट के जगह पे अगर कहीं से भी सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो वहां पर आप रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज मत करना, वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आप हु का भी यूज मत करना, वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना है। जैसे ध्यान देना, दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। अब देखो यहां पर दैट क्यों लगा रहे हैं, भाई दैट क्यों लगाया, रिलेटिव प्रोनाउन में अपने दैट क्यों लगाया, दैट इसलिए लगाया क्योंकि इसके पहले हम एंटीसीडेंट के जगह पे देख रहे हैं बेस्ट लगा हुआ है। और बेस्ट एडजेक्टिव का कैसा डिग्री है, बेस्ट एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है। मतलब ये किससे बना, पॉजिटिव डिग्री गुड होता है, कंपैरेटिव डिग्री इसका बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री इसका बेस्ट होता है। तो बेस्ट कैसा डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री जहां भी देख लो रिलेटिव प्रोनाउन उसके बाद जो आएगा वो दैट आएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, भाई ये सबसे बेस्ट है जो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान देना, द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। भाई दुनिया के जो सबसे बुद्धिमान लोग भी है ना, उन्होंने भी गलती करी है ना। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर एंटीसीडेंट में मैन है, भाई मैन तो कोई पर्सन है। अब आप बोलोगे सर पर्सन के लिए तो हम हु लगाते हैं, पर्सन के लिए तो हम हु लगाते हैं, लेकिन आप यहां पर दैट क्यों लगा रहे हैं, दैट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके पहले देखो, इस मैन के पहले यहां वाइजेस्ट लिखा हुआ है। और वाइजेस्ट क्या है, वाइजेस्ट एक यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है। वाइज का वाइजेस्ट क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हुआ। और सुपरलेटिव डिग्री में जब भी एंटीसीडेंट के जगह पे सुपरलेटिव डिग्री होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में हम दैट लगाएंगे। द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। भाई दुनिया के बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान भी गलतियां किए हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। तो पहला केस क्या हुआ कि अगर सुपरलेटिव डिग्री रहे तो आप रिलेटिव प्रोनाउन किसको लगाओ, दैट को लगाओ। चलिए आगे देखते हैं और क्या कंडीशन इसमें। देखो नेक्स्ट कंडीशन को समझिएगा, अगले कंडीशन को समझिएगा। अगला कंडीशन देखो क्या, आफ्टर द वर्ड्स। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अगर ये वर्ड्स आप अगर एंटीसीडेंट के जगह पे देखते हैं तो इसके बाद का रिलेटिव प्रोनाउन आप क्या करोगे, दैट लगाओगे। ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, आपको ऑल मिलेगा, सेम मिलेगा, एनी मिलेगा, नन मिलेगा, नथिंग हो या एनीथिंग हो या एवरीथिंग हो या द ओनली हो। अगर ये सब चीजें अगर आपको एंटीसीडेंट के जगह पे मिलता है तो समझ लेना कि इसके साथ भी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट लगता है। क्या लगता है, दैट लगता है। ठीक है, ध्यान देना। जैसे यहां लिखा हुआ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। भाई यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा हुआ, क्यों, क्योंकि एंटीसीडेंट में कौन आया है, ऑल आया है, ऑल आया। मैंने बोला कि ऑल भी होगा यहां पर, तो ऑल के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। हर चमकने वाली मतलब ये दैट से दोनों बात डिनोट हो जा रहा है। मतलब जब भी हम बोल रहे हैं हर चमकने वाली चीज, तो हर चमकने वाले में केवल थिंग्स नहीं आएगा, पर्सन्स भी आ जाएगा। भाई हम लोग भी तो चमकते हैं, जरा बताना मैं चमक रहा हूं कि नहीं चमक रहा हूं, शायद मैं नहीं चमक रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, आप क्या कीजिए, अगर आपको चमकना है तो फेयर एंड लवली लगाइए, अभी तुरंत चमकने लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोना है। ठीक है, इस कहावत का मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज है, ऐसे लोग हैं
जो बहुत चमकते हैं, मतलब देख करके बहुत अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी वाइज वो अच्छा है, मतलब वो सोना है, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या कर रहे हैं, दैट लगा रहे हैं। आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड, भाई मुझे जो चाहिए मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या कर रहे हैं, दैट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो एंटीसीडेंट है ये एवरीथिंग है। देखो एवरीथिंग मैंने बताया ना, तो अगर ये वर्ड्स के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आना होगा तो कौन आएगा, इसके बाद आएगा तो दैट आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, चीजें समझ में आपको आ गई। आगे देखते हैं अगला कंडीशन। देखो क्या अगला कंडीशन है, आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, और अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है भी तो कौन है, अगर हु है और व्हाट है। अगर एंटीसीडेंट में अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है हु या व्हाट, तो वहां पर भी हम रिलेटिव प्रोनाउन में क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। जैसा देखो एग्जांपल, हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, भाई मैं ऑब्जेक्ट करने वाला कौन होता हूं, भाई तुम मुझे एडवाइस देने वाले कौन होते हो, ऐसा बोलते हैं ना हम। हाँ, तो यहां पर देखो, यहां पर एक प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है हु। तो अगर हु का यूज हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना पड़ेगा। देखो अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज हो रहा है तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आपको दैट लगाना पड़ेगा। यानी व्हाट इज देयर दैट डू नॉट नो, भाई ऐसा क्या चीज नहीं है जो नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता हूं। ऐसा क्या चीज नहीं है जो मैं नहीं जानता, व्हाट इज देयर, ऐसा क्या चीज है जो मैं नहीं जानता, व्हाट इज देयर दैट आई डू नॉट नो। तो यहां पर देखो, यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट लगा रहे। क्यों लगा रहे दैट, क्योंकि इसके पहले एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन, या तो हु या तो व्हाट। अगर ये चीज दिख जाए तो आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, दैट होगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला कंडीशन देखो क्या है, अगला कंडीशन है देखो, टू एंटीसीडेंट्स। कभी कभी दो एंटीसीडेंट होते हैं, कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन के दो दो एंटीसीडेंट होते हैं। तो अगर दो एंटीसीडेंट का यूज किया जा रहा है, वन डिनोटिंग पर्सन, जिसमें एक एंटीसीडेंट से किसी पर्सन के बारे में पता चले, एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल और थिंग, और दूसरे एंटीसीडेंट से आपको किसी एनिमल या किसी थिंग के बारे में पता चले, तो वहां पर भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन में दैट लगाना है। क्योंकि कौन सा ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब में कॉमन है, दैट। यानी दैट के पास वो क्षमता है कि वो पर्सन को भी रिलेट कर सकता है, वो थिंग को भी रिलेट कर सकता है, वो एनिमल को भी रिलेट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए देखो, द बॉय एंड हिज डॉग। अब देखो एंटीसीडेंट में बॉय भी है और डॉग भी है, मतलब पर्सन भी है और एनिमल भी है। तो क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाएंगे। द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड trespassed ऑन द क्लब प्रेमिसेस वर टर्न आउट। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, दैट लगा रहे। क्यों दैट लगा रहे, क्योंकि इसका दो दो एंटीसीडेंट है, एक तो बॉय है और एक डॉग है, मतलब एक क्या है, एक पर्सन है और एक एनिमल है। तो एक पर्सन और दूसरा एनिमल या कोई चीज रहे तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करेंगे व्हाट के बारे में। देखो व्हाट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। व्हाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली, व्हाट केवल, व्हाट से पर्सन के बारे में नहीं पता चलता है, व्हाट से कोई एनिमल के बारे में नहीं, व्हाट केवल थिंग्स को डिनोट करता है। एंड इज यूज विदाउट एनी एंटीसीडेंट, और इसका हम यूज करते हैं बिना किसी एंटीसीडेंट के, बिना किसी एंटीसीडेंट के। ठीक है, सेंटेंस देखो क्या, आई मीन व्हाट आई से, आई मीन व्हाट आई से। अब देखो यहां पर जो व्हाट आ रहा है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। भाई किसको रिलेट कर रहा है, इसके पहले तो कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है। हाँ, आप ये चीज कह सकते हैं कि अगर व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये अपने से पहले इसको रिलेट करेगा, ये अपने से पहले मेन क्लाउज को रिलेट करेगा, बट इसका कोई प्रॉपर एंटीसीडेंट नहीं होता है, तो इसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है। ठीक है, ये बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, दो एग्जांपल देकर के कैसे एक में एंटीसीडेंट मिल रहा है और कैसे एक में एंटीसीडेंट नहीं मिल रहा है। आई से व्हाट आई मीन, भाई मैं वही कहता हूं जो मेरा मतलब होता है, मेरा जो मतलब होता है मैं करता हूं।
तो दो तरीके से सेंटेंस को लिखा गया, आई मीन व्हाट आई से या फिर आई से व्हाट आई मीन, दोनों जगह पे व्हाट का यूज कर रहे हैं, बट इसके कोई प्रॉपर एंटीसीडेंट नहीं है। बात समझ में आ रही, ये बात क्लियर है आपको, बात समझ में आ गई। आइए अब बात करते हैं एक और स्पेशल रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। एज भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, एज भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, बट एज का यूज हम कब करेंगे, एज का यूज हम कब करेंगे अगर इसके एंटीसीडेंट में सच लगा हुआ है, एंटीसीडेंट में सच लगा हुआ है। अगर कहीं पर भी सेंटेंस में एंटीसीडेंट की जगह पे सच लगा हुआ है तो इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये क्या होगा, ये एज होगा। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, एज इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच। तो अगर सच आ जाए तो सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन कौन होगा, एज होगा। एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ ही इज सच अ मैन, ही इज सच अ मैन, देखो इसके पहले सच लगा हुआ है, ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर, एज आई ऑनर। देखो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कौन है भाई, एज है। क्यों एज है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो मैन लगा हुआ है, मैन के साथ तो हुम लिखना चाहिए, आपने एज क्यों लगाया। जैसे देखो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, ही इज सच अ मैन, ही इज सच अ मैन होम आई ऑनर, ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। अब देखो यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमने होम लगाया, क्यों होम लगाया, क्योंकि होम ऑब्जेक्टिव केस में पर्सन के लिए यूज होता है। लेकिन यहां पर होम लगाना भी गलत हो जाएगा, यहां पर होम नहीं लगाओगे क्योंकि इसके पहले सच, देखो मैन के पहले सच का यूज हुआ है, और अगर सच का यूज हो जाए तो इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन में आप होम नहीं लगाओगे, इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन में आप क्या करोगे, एज लगाओगे। तो इसलिए यहां पर एज लगाया गया। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंसान है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा आदमी है जिसको मैं इज्जत देता हूं, जिसको मैं ऑनर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। बात समझ में आ रही है। तो ये भी चीज आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे कि सच के बाद जानबूझ करके हु या हुम लगा करके देखेगा, आपको चेक करने की कोशिश करेगा, बट आपको ध्यान रखना है कि सच के बाद हुम या हु नहीं होता है बल्कि एज होता है रिलेटिव प्रोनाउन में। तो ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के सेकंड पार्ट थे, पार्ट टू में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के सभी रिलेटिव प्रोनाउन के आपके सभी यूजेस मैंने आपको बता दिया। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो भी इसी चैप्टर पे होगा, रिलेटिव प्रोनाउन पे होगा, जिसमें हम जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज करने से कहां कहां बच सकते हैं, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है, मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। देखिए कहीं ना कहीं अगर 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो आप लोगों के कमेंट आने लगता है, सर प्लीज़ मेरा एग्जाम आ रहा है, सर आप रेन मार्टिन के कंप्लीट सीरीज को कंप्लीट कीजिए सर, सारा चैप्टर पढ़िए सर, एक दिन भी आप अब्सेंट मत करिए सर, आप बिल्कुल सर आप रेगुलर वीडियोस बनाइए सर। देखिए कहीं ना कहीं क्या है ना कि अगर मेरे वीडियोस यूजफुल है और 2 दिन नहीं बनाने से आप लोगों को ज़रूरत पड़ रही है वीडियो को, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वाकई में मैं आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल पा रहा हूँ तो भी मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो भी मेरे वीडियोस 2000-3000 व्यू के बाद फिर रुक क्यों जा रहे हैं। अब इसमें यूट्यूब का कुछ यहाँ पर टेक्निकल एरर है या आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पूरा चैनल डिलीट कर दूं, वीडियो पूरा खत्म कर दूं। अगर वाकई में मेरे 2 दिन वीडियो नहीं बनाने से आप लोगों के कमेंट आने लगते हैं कि सर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे सर, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी सर, प्लीज आप रेनन मार्टिन को कंप्लीट कीजिए सर, आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन भाई हम अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, 2-3 हजार व्यू पे क्यों अटक जा रहे हैं, कुछ तो बात है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, और जिन लोगों को अच्छा लग रहा है तो केवल अपने फायदे पहुंचा रहे हैं। अपने फायदे कैसे पहुंचाया जाता है, मैंने देख लिया, मैं लाइक नहीं करूंगा, बस मेरा काम बन गया, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। अब सर का चैनल बड़ा हो चाहे नहीं, हमको से क्या मतलब, सर ने वीडियो बना दिया, मैंने देख लिया, बस कहानी खत्म। तो जब तक जितने भी लोगों को पसंद आ रहा है, अगर उतने ही लोग अगर चैनल को सपोर्ट करेंगे ना तो उसी से चैनल बड़ा बन जाएगा। कैसे सपोर्ट करेंगे, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। सर लाइक और कमेंट से क्या हो जाता है सर, यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम होता है, यूट्यूब
देखता है कि जिस वीडियो पे एक्टिविटी ज़्यादा है यूट्यूब उस वीडियो को क्या करता है, रिकमेंडेशन वाले फीचर में डालते हैं। लेकिन आपको ना तो लाइक करना है, ना तो कमेंट करने हैं, ना तो शेयर करने हैं, बस वीडियो सर हमको चाहिए। तो देखो दुनिया एक्सचेंज से चलती है और आप लोग एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ अगर इसी तरह से मेहनत करते रहूँ उसके बाद भी मुझे कुछ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा। मेरे ऑफलाइन क्लासेस बहुत चलती हैं, मैं ज़्यादातर ऑफलाइन में बिजी रहता हूँ और अपने ऑफलाइन बैचेस को ड्रॉप करके मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। मेरी क्या बेनिफिट हुई इससे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं फ्री में सारा चीज़ पढ़ाऊँगा। मुझे एक बड़ा परिवार चाहिए चैनल का, और वो आप ही लोगों के हेल्प से हो सकता है, बट आप लोग एकदम नहीं करते। तो फिर मैं कुछ दिन और इसको देखूंगा, फिर मुझे लगेगा कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं पूरी तरह से अपने ऑफलाइन बैच को ही डेडिकेट कर दूंगा खुद को। क्या फ़ायदा फिर, मुझे इस तरह से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। अगर आपकी सपोर्ट रहेगी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो दिन दिन भर मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा, फिर ऑफलाइन छोड़ ही दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।